हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे MCQs। तो क्या आप लोग सारे के सारे रेडी है? फरवरी के करंट अफेयर्स में क्या आप लोगों को मज़ा आया है ना? पूरे के पूरे मंथली के करंट अफेयर्स हम लोगों ने किए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो वाला, ठीक है, जो हम लोगों ने कल किया था फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का। अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसको देख लेना, ठीक है। और जीके की वीडियो देख ली आप लोगों ने 4 बजे वाली, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को फेस्टिवल्स करवाए, ज़रूर देखना अगर नहीं देखा है तो। खैर, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 13 मार्च के करंट अफेयर्स, ठीक है। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो क्या आप सारे के सारे हैं रेडी करने के लिए? स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारे मैराथन्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आपकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे अपन करते हैं स्टार्ट। चलिए, एक बार फिर से आपका CUET अड्डा 24/7 पर स्वागत है। और ये रहा हेल्पलाइन नंबर। बताइए आप लोगों को, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड, CUET के एग्ज़ाम से रिलेटेड, CUET कैसे फॉर्म फिल करना है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, पे नहीं हो पा रहा है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपको CUET के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ इनको कॉल करके तंग करिए, इतना तंग करिए कि ये लोग कॉल उठाना बंद मतलब कॉल उठा ले, कर लो यार कॉल इनको। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या रहने वाला है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। नो स्मोकिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, ये है हमारे पास सवाल, और जवाब देंगे मुझे आप लोग। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 2nd मंडे ऑफ मार्च, 2nd ट्यूसडे ऑफ मार्च, 2nd वेंसडे ऑफ मार्च, या 2nd थर्सडे ऑफ मार्च। तो जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है। और नो स्मोकिंग डे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नो स्मोकिंग डे क्यों मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है ताकि स्मोकिंग को क्विट कर सके लोग जो है धूम्रपान से दूर रहे, है ना। और मुकेश जैसे ना बने। मुकेश चलता है ना वो फिल्म स्टार्ट होने से पहले, मेरा नाम मुकेश है ना, तो वैसा ना बने आप लोग। इस वजह से स्मोकिंग को बंद करने की बात चलती है। और नो स्मोकिंग डे जो है वो हर साल मनाया जाता है मार्च के महीने में। लेकिन क्वेश्चन है मार्च के महीने में कब, है ना। 2nd मंडे ऑफ मार्च, 2nd ट्यूसडे ऑफ मार्च, 2nd वेंसडे ऑफ मार्च, या 2nd थर्सडे ऑफ मार्च। तो इसका आंसर देंगे आप लोग मुझे। रूल आप लोगों को पता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड है आप लोगों के पास? 10 सेकंड। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर बिल्कुल आंसर है 2nd मंडे ऑफ मार्च, तो इसका आंसर 100% रॉन्ग है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर है क्या, सी, तो आपको तो पता ही है सी तो हमेशा कटता ही है ना। तो सी आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है। अरे रुक जाओ, यही आंसर, ठीक है। 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च। तो हर साल 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे। और नो स्मोकिंग डे किस लिए मनाया जाता है? अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसके अगेंस्ट में? स्मोकिंग के अगेंस्ट में, ठीक है। आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हमारे पास। तो ये कह रहा है नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च। तो हर साल 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है ये। इन 2023 नो स्मोकिंग डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8th मार्च, ठीक है। तो 2nd वेडनेसडे कब आया था इसका, मार्च का? तो 8th मार्च को आया था, और इस वजह से इस बार हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है 8th मार्च वाले दिन। आगे क्या बोल रहा है? एम देखो क्या है इसका, एम क्या है इसका। तो ये एम के बारे में बता रहा है कि टू एनकरेज पीपल टू क्विट स्मोकिंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं इसको, स्मोकिंग की वजह से ना, एक तो अपने को तो प्रॉब्लम होती ही है, इसके अलावा दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है। पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं वो लोग, है ना। और अपनी प्रॉब्लम्स हमें लगती है कि सिर्फ फेफड़े खराब होते हैं या लंग्स खराब होते हैं, ठीक है, फेफड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स ही खराब होते हैं, इससे टीथ भी खराब होते हैं, लिप्स भी खराब होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एल्विलाइज भी खराब होते हैं, ब्रोंकाइज भी खराब होते हैं, लंग्स भी खराब होते हैं, पूरी हेल्थ खराब होती है। प्लस इसके साथ साथ एजिंग बड़ी जल्दी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या बोल रहा है? टू एनकरेज पीपल टू क्विट स्मोकिंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ। तो इस चीज़ के लिए क्या करा जाता है, ये इसका एम है वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाने का। और लास्ट चीज़ क्या बोल रहा है, ये थीम क्या थी इस बार 2023 की? 2023 की थीम क्या थी? जो 2023 की थीम थी स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ,
सही बात है। ब्रेन हेल्थ को अगर इंप्रूव करना है तो स्मोक करने से अपने आप को रोकना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आ गया है समझ में तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर 100% आया है हमें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ठीक है, बड़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखो जल्दी से। मानिक साहा रिसेंटली स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का क्या बना है? मानिक साहा चीफ मिनिस्टर बना है। मानिक साहा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड। तो फटाफट से दीजिए आंसर और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मानिक साहा, और मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी दिन पहले बताया था कि एक बंदा है जिसका नाम है, अच्छा ये बताओ मुझे, मेघालय का चीफ मिनिस्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, मुझे बताइए कि मेघालय का चीफ मिनिस्टर कौन है? ये आप लोग बताएंगे मुझे कहां पर? कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे। वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स का। अच्छा, प्लस इसके साथ क्या? मानिक साहा कहाँ का चीफ मिनिस्टर बना है? ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर मेघालय तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने कहा कि मेघालय का चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो ये तो नहीं है। तो जल्दी बताइए क्या नागालैंड आंसर है? नागालैंड, और नागालैंड इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नागालैंड हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि नागालैंड का जो चीफ मिनिस्टर बना है उसका नाम है नेफ्यू रियो, है ना। तो क्या मणिपुर है इसका आंसर? यह है इसका आंसर त्रिपुरा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 110% आंसर है मणिपुर, तो मणिपुर एकदम आंसर सही नहीं है। काटा कटाक आंसर है इसका क्या? त्रिपुरा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? मानिक साहा। ठीक है, मानिक साहा। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, देखते क्या इंफॉर्मेशन है। देखो जरा, ये बोला कि मानिक साहा स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकेंड टर्म। ये बोल रहे हैं कि मानिक साहा जो है दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। मानिक साहा सेकेंड टाइम बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखो, त्रिपुरा की कैपिटल बताओ मुझे क्या है। और एक और चीज सुनो, मानिक साहा जो है सेकेंड बार बने, मतलब पहले 5 साल क्या थे? इससे पहले 5 साल के लिए ये चीफ मिनिस्टर थे क्या? बिल्कुल नहीं। ये चीफ मिनिस्टर बने थे कब? 2022 में। चीफ मिनिस्टर कब बने? ये 2022 में ही बने। 2023 में खत्म हो गया टाइम पीरियड, और अब दोबारा से जीता है इन्होंने क्या? इलेक्शन, और अब 5 साल के लिए रहेंगे। मतलब एक ही साल ये क्या रहे? चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके साथ वाला जो बंदा था, है ना, उसकी सरकार गिर गई और फिर इन्होंने बनाई थी सरकार। ठीक है, तो ये देखो क्या बोल रहा है। मानिक साहा स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकंड टर्म। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, देखो क्या नाम है, इंपॉर्टेंट। गवर्नर पता लग गया हमें त्रिपुरा का कौन है। तो ये क्या बोला? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्या एडमिनिस्टर्ड हिम द ओथ टू ऑफिस एट अगरतला। अब त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा का गवर्नर पता लग गया, सत्यदेव नारायण आर्या। और सत्यदेव नारायण आर्या ने ओथ दिलवाई है, मतलब गवर्नर ने ओथ दिलवाई है किसको? चीफ मिनिस्टर को, है ना। किसकी ओथ? कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ दिलवाई जाती है। अरे हाँ कि ना। तो ये क्या बोल रहा है कि सत्यदेव नारायण आर्या जो कि क्या है? गवर्नर है त्रिपुरा का, इन्होंने अगरतला में इनको दिलवाई है ओथ। इसका मतलब ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाता है चीफ मिनिस्टर को। ओथ दिलवाता है चीफ मिनिस्टर को कौन? चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है कौन? गवर्नर। नहीं बोलोगे? मत बोलो, गवर्नर। समझ में आया नहीं है? गवर्नर दिलवाता है ओथ। और ये कहां पर लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है। पीएम मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड द सेरेमनी। मोदी जी तो हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं भी सेरेमनी हो, कहीं भी लॉन्चिंग हो, कहीं भी इनॉग्रेशन हो, सब कर दूंगा मोदी जी। ठीक है, तो मोदी जी क्या करे? मोदी जी जो है इनके सेरेमनी में भी पहुंच गए, ये चीफ मिनिस्टर बन गए। तो कौन, क्या नाम है इनका? मानिक साहा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ही रिजाइन्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड जॉइन बीजेपी इन 2016। तो 2016 में इन्होंने क्या करा? कांग्रेस को छोड़ दिया, और कांग्रेस को छोड़कर क्या हुआ? बीजेपी में घुस गए। ठीक है, एंड इन 2022 ही वाज मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बाय रिप्लेसिंग बिप्लब देव। तो इनके पहले बिप्लब देव जो थे वो क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? वो चीफ मिनिस्टर थे त्रिपुरा के, उनको हटा के इनको बना दिया गया। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द राज्यसभा मेंबर इन
मार्च 2022, और मार्च 2022 में ये इलेक्ट हो गए थे एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ में आया कि नहीं आया? तो त्रिपुरा का कौन बनाया नया चीफ मिनिस्टर, हमें पता लग गया। इनसे पहले कौन था ये हमें पता लग गया। गवर्नर कौन था, कौन है ये हमें पता लग गया। इसके साथ साथ हमें और क्या पता लगा, और हमें पता लगा कि हाँ, मुझे तुम लोग क्या बताओगे अब, मुझे बताओगे मेघालय का बता रखा है मैंने तुम लोगों को कि चीफ मिनिस्टर कौन है, और मुझे बताओगे मणिपुर का भी चीफ मिनिस्टर बताओ मुझे, मणिपुर का चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। देखिए जल्दी से क्या है। Who recently took oath as the first woman minister of Nagaland? नागालैंड की पहली विमेन मिनिस्टर कौन है? अच्छा, एक और चीज बताता हूं तुम्हें, पहले हिंदी में देखो। हाल ही में नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है ना? ऑप्शन है हमारे पास नेफ्यू रियो, सोंगमोलैम, एरननुंगला चवांग या सलहाउटनो क्रूज। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि क्या है इसमें से आंसर। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नागालैंड में ये पहली महिला फर्स्ट लेडी मिनिस्टर बनी है। इसके अलावा नागालैंड के 70 साल के इतिहास में या 60 साल के इतिहास में 60 इयर्स जब से इसको स्टेटहुड मिला है तब से लेकर अभी तक जितने भी इलेक्शन यहाँ पर हुए उसमें आज तक कोई लड़की या कोई लेडी इलेक्ट भी नहीं हुई है। तो पहली बार इलेक्ट भी हुई है ये लड़की या ये आंटी या ये दादी जो भी है ना, ये लेडी, मतलब ये लेडी क्या हुई है, पहली बार इलेक्ट भी हुई है और पहली बार नागालैंड के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई लड़की कैबिनेट में एज अ मिनिस्टर रहेगी। समझ में आया नहीं है? तो ये क्या बोल रहा है, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की पहली वुमेन मिनिस्टर कौन बनी है? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और अगर आप लोगों को आंसर लग रहा है कि सर इसका आंसर 100% है बी, तो आप लोग एकदम 100% राइट नहीं हो, एकदम हो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो? क्योंकि सोंगमोलैम मेरी क्लासमेट थी ग्रेजुएशन में। ठीक है, और तुम्हें सीक्रेट बताऊं, इसने अब भाई को करा था प्रपोज भी। ठीक है, और भाई ने रिजेक्ट मार दिया था। भाई बहुत तगड़िया है भाई, पिघलता नहीं है आसानी से, और तुम्हें कह रहा हूं ढूंढ लो कोई, तो ढूंढ नहीं रहे। दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर है नेफ्यू रियो? तो आप मुझे पता है कि नेफ्यू रियो तो आंसर नहीं है, क्योंकि नेफ्यू रियो है चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। चीफ मिनिस्टर ऑफ क्या है? नागालैंड। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड तो ये बंदा है। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास एरननुंगला चवांग। तो ये भी मेरी क्लासमेट थी, ये भी आंसर नहीं है, रॉन्ग। आंसर है इसका क्या? सलहाउटनो क्रूज। ये दोनों नागालैंड के ही है ना, मतलब इसे चारों नागालैंड के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें सलहाउटनो क्रूज ये बनी है पहली फर्स्ट लेडी टू बी इलेक्टेड प्लस फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ द नागालैंड स्टेट। समझ में आया नहीं है? इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले फटाफट से। आओ जल्दी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये बोल रहा है एनडीपीपी क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो एनडीपीपी। अब देखो नागालैंड में टोटल सीट्स कितने हैं? नागालैंड में टोटल सीट्स है 60। नागालैंड के असेंबली के इलेक्शंस हुए और नागालैंड के असेंबली के इलेक्शंस में, एक सेकंड दो मुझे जरा, अरे क्या हो गया, एक सेकंड दो जरा मुझे। ठीक है, नागालैंड के जो इलेक्शंस हुए, तो नागालैंड के इलेक्शंस में कितने सीट्स थे? तो नागालैंड के इलेक्शंस में मजा नहीं आ रहा है, 60 सीट्स थी। 60 सीट्स, कितनी सीट्स थी? 60 सीटें थी, 60। और इन 60 सीटों में से 25 सीट्स जीती कौन? एनडीपीपी। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने सीटें चाहिए? 60 सीट्स है टोटल, तो इसका हाफ कर दो, कितना? 30 + 1 कर दो, कितना? 31। तो जिसके 31 सीट्स आ जाएगी वो बना देगा गवर्नमेंट। इसके कितनी आई? 25 आ गया ना। और इसके साथ साथ 12 सीटें आई किसकी? बीजेपी की। 12 सीट्स आई बीजेपी। तो बीजेपी भी सरकार नहीं बना पा रही है और ये भी सरकार नहीं बना पा रही है। कौन? एनडीपीपी। तो इन दोनों ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, कोalition अलायंस, दोस्ती कर लेते हैं, है ना। बीजेपी
एनडीपीपी भाई भाई, तो इन दोनों ने भाई भाई का क्या करा, धर्म निभाया, तो इन दोनों के सीट्स मिलकर कितने हो गए 37। समझ में आ रहा नहीं है, लेकिन सीट ज्यादा किसके, एनडीपीपी के, तो एनडीपीपी का बनेगा क्या, चीफ मिनिस्टर। आया नहीं आया समझ में। तो ये जो बंदा है जिसका नाम है क्या, नेफ्यू रियो, ये क्या है, ये एनडीपीपी का बंदा है, ठीक है, और इसी वजह से इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि सीट ज्यादा है उसकी। अब देखो इधर देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एनडीपीपी बीजेपी लेड कोalition वन 37 सीट्स। पता लग गया 37 कैसे है, आउट ऑफ 60 सीट्स इन द नागालैंड असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, तो कितने सीट जीते इसने, 37 सीट जीते आउट ऑफ 60 सीट्स। एनडीपीपी को मिले हैं 25 सीट्स, वेयर एज बीजेपी वन 12 सीट्स कर लिया हम लोगों ने। 9 लेजिस्लेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, 9 लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग अ वुमेन लेजिस्लेटर सल्हाउटनाओ क्रूज टुक ओथ एज मिनिस्टर्स। ठीक है, तो 9 मिनिस्टर्स ने क्या लिया है, ओथ लिया है, 9 मिनिस्टर्स ने ओथ लिया है, और ये जो 9 मिनिस्टर है जिन्होंने ओथ लिया है उसमें से एक है सल्हाउटनाओ क्रूज, और ये जो सल्हाउटनाओ क्रूज है यही है वो बंदी जिसको जो कि पहली विमेन बनी है, जो कि इलेक्ट भी होकर आई है और पहली बार मिनिस्टर भी बनी है नागालैंड स्टेट की। आई क्या बोल रहा है, नेफ्यू रियो बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ठीक है, पता लग गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 60-year हिस्ट्री ऑफ नागालैंड असेंबली इलेक्शंस अ वुमन लेजिस्लेटर हैज बीन इलेक्टेड, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वुमन को इलेक्ट कर लिया गया है। आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, और ओथ भी कौन दिलवाएगा, गवर्नर ही ओथ दिलवाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठा फटाफट से और बोलो कि हाँ सर एग्जैक्टली 100%, किसी भी हालत में हमें आया समझ में। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा बता देंगे। नेफ्यू रियो क्या है चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड है, और सल्हाउटनाओ क्रूज के नाम से याद रखो इसको, क्रूज के नाम से, है ना। चलिए समझ में आ गया क्या, बढ़े क्या आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, पक्का 100%। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला इंडियन अमेरिकन जज कौन बना है? निम्नलिखित में से कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? फटाफट से आंसर दो और बताओ मुझे। ऑप्शन है हमारे पास अरुण सुब्रमण्यम, अजय मुरुगन, मिथिलेश विजयन या राजेश थरूर। फटाफट से आंसर आना चाहिए और बताओ मुझे कि क्या है इसका आंसर। कौन बना है करोड़पति नहीं, कौन बना है पहला इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला इंडियन अमेरिकन। देखो इंडिया वाले हर जगह फैल रहे भैया, है ना। यूट्यूब का सीईओ, अल्फाबेट का सीईओ, है ना, और किसका, गूगल का सीईओ, हर जगह के सीईओ। वर्ल्ड बैंक में अभी पहुंच जाएगा वो अजय बग्गा, आगे ना। और ये देखो इनमें से कोई एक है जो किसमें पहुंच रहा है, जो बन चुका है क्या, अमेरिका में जज बन चुका है ना। इंडियन अमेरिकन है। इंडियन अमेरिकन का मतलब क्या, इसके पूर्वज वगैरह वहां गए होंगे, है ना, ये पैदा वहीं पर हुआ है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आंसर है राजेश थरूर? नो बेटा नो। व्हाई? बिकॉज राजेश थरूर इज भाई रचना। ठीक है, मिथिलेश विजयन, नो, रंग, बिकॉज मिथिलेश इज ऑल्सो माय रचना। अजय मुरुगन, नो, बिकॉज इट इज ऑल्सो माय रचना, रंग। आंसर इज अरुण सुब्रमण्यम। लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम एंड लेट्स हैव अ लुक on the information. Indian American Arun Subramaniam has been confirmed as the first South Asian district judge for the Southern District of New York. तो ये क्या बोल रहा है, ये पहला बंदा है। कौन? अरुण सुब्रमण्यम पहला बंदा है जो कि इंडिया का है और यूएसए में जज बन चुका है ना, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो भी न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट का। इसके साथ साथ ये सिर्फ इंडिया का पहला बंदा नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया का पहला बंदा है। और साउथ एशिया के बारे में मैंने तुम लोगों को सार्क कंट्रीज करवाई थी, क्या सार्क कंट्रीज। अगर नहीं देखी है वीडियो जीके वाली तो जाके देख लेना सार्क कंट्रीज के बारे में। क्या नाम है सार्क कंट्रीज का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कौन सी कंट्रीज आती थी इसमें? 8 कंट्रीज आती थी, याद आया क्या? 8 कंट्रीज। तो सार्क का वो कहां पर हेडक्वार्टर्स, ये आप लोग बताओगे मुझे।
कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से, 8 कंट्रीज है, कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और नेपाल बोल दिया, नहीं बोला, दोबारा, इंडिया, पाकिस्तान, अच्छा अफगानिस्तान रह गया था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव्स, ठीक है। 8 कंट्रीज है किसमें? इसमें, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये पहला इंडियन अमेरिकन है जिसका नाम है अरुण सुब्रमण्यम, हैज बीन कंफर्म्ड एज द फर्स्ट साउथ एशियन, पहला साउथ एशियन है टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में बनेगा ये। आगे क्या बोल रहा है? हिज नॉमिनेशन वाज कंफर्म्ड बाय, किसने इसका नॉमिनेशन कंफर्म किया? तो नॉमिनेशन इसका कंफर्म किया है सेनेट मेजोरिटी लीडर। सेनेट मेजोरिटी लीडर मतलब इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट भी बैठती है ना, और बाकी लोग भी बैठते हैं, अपोजिशन भी बैठती है। तो ये गवर्नमेंट का मेजोरिटी पार्टी का लीडर है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है सेनेटर। सेनेटर मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं आमदार, खासदार, कैसे बताओ तुम्हें, सांसद, है ना, वैसे ही सेनेटर है वहां पर। तो इस सेनेटर का नाम क्या है? चक शॉमर। तो चक शॉमर जो है इसने कंफर्म किया है कि भैया इसको हम लोग बना रहे हैं जज, इसको नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ जज। और आगे क्या बोल रहे हैं? कितने वोटों से जीता है? 58-37, मतलब 37 लोग इसके अगेंस्ट में भी थे, लेकिन 58 लोगों ने इसके फेवर में वोट दिया है। किसके? अरुण सुब्रमण्यम के। और ये जज बन चुका है अब किसका? न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? साउथ डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क नोटेबली हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ एशियन अमेरिकन पॉपुलेशंस इन द कंट्री। और ये बोल रहा है कि अगर हम लोग किसको देखें? साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे साउथ एशियन लोग रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी बड़ी है। तो साउथ एशिया का एक बंदा बन गया है यहाँ पर जज, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये उन लोगों को और अच्छी तरीके से समझ पाएगा और अच्छे से जजमेंट दे पाएगा, ऐसा कहना है यूएसए वालों का, ठीक है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये इंडियंस जो है ना, वहाँ रहते हैं और यहाँ पर आके कब्जा कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारी ज़मीनें वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो हकीकत है सो है, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% देयर इज नो इशू एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन इज, ये रहा, ISRO recently received an Indo-US jointly developed satellite named as। इसरो को हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह प्राप्त हुआ है जिसका नाम क्या है? फटाफट से मुझे बताओ। ऑप्शन है हमारे पास सिनार, निसार, नारोस या सानोर। तो जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इंडिया की इसरो है ना, इसरो क्या होता है भैया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसका किसका? अमेरिका का जो नासा है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? इन दोनों ने मिलकर एक स्पेसशिप बनाई थी। एक क्या बनाई थी? एक स्पेसशिप बनाई थी, या एक सैटेलाइट बनाई है, एक सैटेलाइट। उस सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है ये। और ये सैटेलाइट जो है बनाई थी यूएसए में। तो यूएसए वालों ने प्लेन से कौन सा प्लेन? C-17 एयरक्राफ्ट से भेजी है वो सैटेलाइट इंडिया में। और इंडिया वाले इसको यूज़ करेंगे किस लिए? एक तो ये ग्लोब को नापेगी, पूरी की पूरी लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट है, पूरे के पूरे अर्थ को देखेगी अच्छे से। और इसके साथ साथ क्या करेगी? इसके साथ साथ अर्थ को तो नापेगी, है ना, अर्थ की एग्रीकल्चर, मतलब हमारे इंडिया की खासकर एग्रीकल्चरल मैपिंग करेगी, मतलब कहाँ पर एग्रीकल्चर है। और लैंडस्लाइड्स कहाँ पर होते हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को डिटेक्ट करेगी और हमें बताएगी। और 12 साल के अंदर पूरे के पूरे अर्थ की मैप्स निकाल देगी, हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट की, ठीक है। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 100% आंसर है सी नारोस, तो आप लोग एकदम 100% हो रंग। ये भी रंग। आंसर इसका क्या? निसार। ये तो ये तीनों भाई की रचना है, भाई बहुत अच्छा रचिता है, ठीक है। आंसर देखो इसका क्या है? निसार। तो ये क्या हो रहा है? द यूएस एयरफोर्स हैंडेड ओवर एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया है ना। दूसरी चीज, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार। तो निसार की फुल फॉर्म देखो क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है निसार की फुल फॉर्म टू इसरो। तो इन्होंने क्या करा? नासा वालों ने इसरो वालों को भेज दिया। दूसरा क्या? यूएस एयरफोर्स C-17 एयरक्राफ्ट, और यूएस का
C-17 एयरक्राफ्ट कैरिंग द निसार हैड लैंडेड इन बेंगलुरु। अब देखो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए और अगर आंसर नहीं आता हो तो आंसर क्या लगाना है, बेंगलोर, कर्नाटका, है ना। ऑप्शन में बेंगलोर तो बेंगलोर लगा दो, कर्नाटका है तो कर्नाटका लगा दो। क्यों? हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कर्नाटका में, बेंगलोर में, आगे ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये एयरक्राफ्ट लेकर आया था, इसको एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, C-17 एयरक्राफ्ट, और इसने लाकर दिया है किसको, ये इसरो को लाकर दिया है, और ये लैंड कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर में। इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा। और किसने जॉइंटली डेवलप करा है इसको, इसरो ने और नासा ने, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। आगे क्या बोल रहा है, द सैटेलाइट विल बी यूज्ड बाय इसरो फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेस। और ये बोल रहा है कि ये सैटेलाइट बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज करी जाएगी, लेकिन मेन पर्पज क्या है, तो ये बोल रहा है कि वैरायटी ऑफ पर्पजेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल मैपिंग। तो ये क्या करा जाएगा, एग्रीकल्चरल मैपिंग करेंगे, मतलब फर्टाइल लैंड कहाँ पर है, फर्टाइल लैंड कहाँ पर नहीं है। इसके अलावा क्या, जहाँ पर फर्टाइल लैंड है वहाँ पर प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसको ध्यान में रख के किया जाएगा, ये एग्रीकल्चरल मैपिंग। और इससे हमारा फ़ायदा कैसे होगा, हमारा फ़ायदा ऐसा होगा कि जहाँ पर और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ये क्या बोल रहा है, एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को भी देखा जाएगा। और लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज का क्या मतलब होता है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज का मतलब होता है ऐसे एरियाज जहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जोशीमठ, आगे ना क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, धंसता जा रहा है ज़मीन के नीचे, है ना, वो जो भी रीज़न है उसका, डैम्स रीज़न है या जो भी रीज़न है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और पहले से लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्का 100%। बड़े आगे चलो, आगे देखो क्या बोल रहा है। इट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट। क्या है ये, एक लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है, मान लो कि ये क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ के 400 किलोमीटर के दायरे में, 400 किलोमीटर के दायरे में क्या अगर कोई सैटेलाइट घूमे तो इसको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट बोला। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 ईयर्स। और 12 साल के अंदर ये पूरे के पूरे ग्लोब को क्या कर देगा, पूरे के पूरे ग्लोब को नाप देगा। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है, समझ में आया है तो दिखाओ मुझे अपने फटाफट 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 से, गंदे गंदे से, मेले मेले से, मेल में डूबे हुए, गटर में डूबे हुए बकवास अंगूठे, फटाफट फटाफट फटाफट, ताकि अपन आगे देखें कि 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वॉरग्रेम एक्सरसाइज दैट कंक्लूडेड इन मार्च 2023। तो इंडिया की नेवी का एक बड़ा ही खतरनाक एक्सरसाइज चल रहा था, और ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुआ था नवंबर 2023 से, और ये अब मार्च में आकर हुआ है खत्म, है ना। और ये एक्सरसाइज जो है इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो मार्च 2023 में संपन्न हुए भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वॉर गेम अभ्यास का क्या नाम है। ऑप्शन है हमारे पास एम्फेक्स, एक्सरसाइज सी विजिल, ट्रोपेक्स 23 या फॉरेक्स 23। तो फटाफट फटाफट से आंसर दो। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज हुई कहाँ है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये हुई है कहाँ पर, ये हुई है खत्म कहाँ पर हुई, तो ये अरेबियन सी में खत्म हुई है। कहाँ पर खत्म हुई है, यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, फिर तुम लोग बोलते हो सर डॉक्टर की राइटिंग है। अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में तो हुई है खत्म, ठीक है, लेकिन घूमी कहाँ है, अरेबियन सी में भी घूमी है, इंडियन ओशन में भी इन लोगों ने एक्सरसाइज करी, इंडियन ओशन में भी। और इसी के साथ साथ कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में भी क्या करे इन लोगों ने करी। और कितने दिन से कौन कौन कर रहा था, है तो ये इंडियन नेवी का ही, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, लेकिन इंडियन नेवी के साथ साथ इसमें आर्मी भी शामिल थी और इसमें एयरफोर्स भी शामिल था। और ये क्या है, ये सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है किसकी, इंडियन नेवी की। और इसको थिएटर लेवल एक्सरसाइज भी बोला जाता है, थ्रेटनी थिएटर लेवल, थिएटर लेवल एक्सरसाइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम बताओ फटाफट 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 से, जल्दी जल्दी से बताओ कि क्या नाम है। क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर है सर फॉरेक्स 23? तो आप लोग एकदम 100% राइट हो, एकदम रंग रंग रंग। आंसर इसका क्या, ट्रोपेक्स,
ट्रॉपेक्स 23, ट्रॉपेक्स, ठीक है। तो ट्रॉपेक्स 23 इसका आंसर है। और ट्रॉपेक्स 23 नवंबर 2022 से लेकर कब तक, मार्च 2023 तक एक्सरसाइज चलिए, 5 महीने ही एक्सरसाइज चलिए। और इस एक्सरसाइज का अंत हो चुका है अब, ठीक है, खत्म हो गई है एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं फटाफट से। आइए देखिए जल्दी से क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको हटा दूं क्या, थोड़ा सा हटा देता हूं। देखो क्या बोल रहा है, इंडियाज प्राइमरी नेवल एंड क्या बोल रहे, देखो, इंडियाज प्राइमरी नेवल एंड कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज कंक्लूडेड इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वॉर गेम एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2023 इन द अरेबियन सी। तो कहां पर खत्म करी है इसने खत्म करी है ये वाली एक्सरसाइज अरेबियन सी में। इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम नवंबर 2022 टू मार्च 2023। तो नवंबर 2022 से शुरू हुई है, मार्च 2023 में खत्म हुई है, ये तो पता ही है हमें। ट्रॉपेक्स 23 इंक्लूडेड 2 मेजर एक्सरसाइज, ये बोल रहा है ट्रॉपिक्स 23 में 2 मेजर एक्सरसाइज भी इंक्लूड करे थे, है ना। ट्रॉपिक्स 23 तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ ही 2 एक्सरसाइज और इंक्लूड कर दिए थे। वो था एक कौन सा, एक्सरसाइज सी विजिल, और एक था कौन सा, एम्फेक्स। तो ये तीनों एक्सरसाइज इकट्ठा हुई है, ठीक है। इसी के साथ में इसको और इसको इंक्लूड कर दिया गया। और फॉरेक्स कुछ नहीं होता, फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। वो मेरा ऐसे दिल में आ रहा था, डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर वाले तीनों एक्सरसाइज है, नीचे वाला कुछ नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रॉपेक्स 23 इंक्लूडेड 2 मेजर एक्सरसाइजेस, द कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है सी विजिल, एंड एम्फीबियोस एक्सरसाइज जिसका नाम है एम्फेक्स, ठीक है। एम्फीबियोस एक्सरसाइज और सी विजिल एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स के साथ ही इकट्ठा करी गई है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, दीज एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइजेस ने क्या करा था, इन एक्सरसाइजेस में, मतलब एक्सरसाइज तो किसकी है, मेनली नेवी है, नेवी की है, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी क्या करा है, इसमें पूरा पार्टिसिपेशन दिया है अपना। आई क्या बोल रहा है, इन 4 months इट कवर्ड द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, कवरिंग एन एरिया ऑफ 21 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स। और 21 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का इन्होंने क्या करा है, कवर करा है पूरा के पूरा रीजन। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से मुझे बताओ। और अगर आ गया है समझ में तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर 100%। इसमें से कोई भी आंसर आता है तो हम लोग बता देंगे। इंडियन नेवी का सबसे बड़ी, सबसे थिएटर लेवल एक्सरसाइज कौन सी है, ट्रॉपेक्स 23। और कौन सी इसमें मिक्स थी, एक थी कौन सी, एम्फीबियोस, और दूसरी कौन सी थी, एक्सरसाइज सी विजिल। समझ में आ गया क्या, पक्का क्या, आ रहे क्या अंगूठे, बहुत सारे अंगूठे दिख रहे हैं। और दिखाओ अंगूठे मुझे जल्दी से, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च अ ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स, बड़े कैट्स के लिए ग्लोबल अलायंस कौन सा देश बनाने जा रहा है, कौन सा देश बिग कैट्स के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, वैश्विक गठबंधन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस एक ही बात है। कौन सा देश बिग कैट्स के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, टर्की, इंडिया, यूएसए या ब्राजील। तो ब्राजील की कैपिटल और टर्की कैपिटल तो बता दी तुम लोगों ने कई बार, है ना। मुझे बताओ ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है, ईस्ट तिमोर। और मुझे बताओ कि मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर की कैपिटल और ईस्ट तिमोर की कैपिटल मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक मुझे ये बताओ कि विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च अ ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आप बहुत ब्राजील कर रहे हो, तो क्या पता ब्राजील ही आंसर हो। नो ब्रो, आंसर इज नॉट ब्राजील, आई एम नॉट कटा, आंसर इज कटा, ठीक है। यूएसए कटा, इंडिया, टर्की, इंडिया। फटाफट आंसर तो बताओ, टर्की है या इंडिया है, इंडिया है टर्की है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर तो टर्की है 100%, तो आप लोग एकदम 100% हो गलत, टर्की नहीं है आंसर है इसका, क्या, इंडिया आंसर है, 100% इंडिया आंसर है। और इंडिया ने कहा है क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिग कैट्स अलायंस,
है ना, या ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स। और बिग कैट्स का मतलब है 7 बड़े बड़े जानवर होंगे इसमें। बड़े जानवर का मतलब कैट फैमिली वाले जानवर, जिसमें लायन, लेपर्ड, चीता शामिल होंगे, ठीक है, और 4 और स्पीसीज शामिल होगी इसमें। और इसका इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है। कब से इंडिया कहाँ से इंस्पायर हुआ? जब नामीबिया से 8 चीते आ गए थे इंडिया में, तब से क्या हो रहा है, इंडिया इंस्पायर हुआ और इंडिया ने बात करनी स्टार्ट कर दी है ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो अब इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास कि जो ग्लोबल अलायंस ऑफ बिग कैट्स है, इसमें 97 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज भी और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर 97 मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिसको जितना पैसा लगाना उतना लगा सकता है। इंडिया ने कहा है कि मैं 5 साल के अंदर बहुत सारा पैसा लगाऊंगा। आइए देखते हैं कितना पैसा इंडिया लगाएगा, ठीक है। देखो जरा क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये कह रहा है क्या, औरत तेरी बहुत घूम रही है। India has proposed the creation of a new global alliance called the International Big Cat Alliance। और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बोला जाएगा IBCA, टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट्स इंक्लूडिंग चीताज, लॉयंस एंड टाइगर्स। और क्या बोल रहा है? 7 बड़े बड़े बिग कैट्स को क्या करा जाएगा? प्रोटेक्ट करा जाएगा। इंक्लूडिंग कौन? इंक्लूडिंग चीताज, लायंस एंड टाइगर्स। आई क्या बोल रहा है? द IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस विल बी ओपन टू 97 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग दीज बिग कैट्स। तो ये बोल रहा है क्या, किसके लिए खुला रहेगा? ये 97 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खुला रहेगा। जिसको भी इसका मेंबर बनना है तो बनो, जो कोई भी इंटरेस्टेड है बिग कैट्स को बचाने के लिए। आगे क्या बोल रहा है? India has committed to provide funding of $100 million over the next 5 years to support IBCA। और इंडिया ने कहा है कि मैं खुद $100 मिलियन लगाऊंगा, $100 मिलियन लगाऊंगा 5 साल में, अगले 5 साल में, ताकि हम लोग कंजर्व कर सके इन बिग कैट्स को, बड़े बड़े कैट्स को। आई क्या बोल रहा है? IBCA विल शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स। और IBCA जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, ये क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा फॉर प्रोटेक्टिंग दिस कैट्स। इन कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करेगा ये। और आई क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? द अलायंस वॉज इंस्पायर्ड बाय द अराइवल ऑफ चीताज लास्ट ईयर फ्रॉम नामीबिया। और इंडिया को इसकी वो कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो इंडिया को इसकी इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, इंस्पिरेशन मिली जब इंडिया ने 8 चीते मंगवाए थे। कहाँ से? 8 चीते मंगवाए थे नामीबिया से। और मुझे जल्दी से बताओ कि हम लोगों ने 8-10 साल के लिए किस कंट्री के साथ किया है अलायंस, कि हर साल हम लोग 12-12 चीते इंडिया में लेकर आएंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मदागास्कर की कैपिटल भी बताना, ईस्ट तिमोर की कैपिटल बताना मुझे बनाना, अरे तेरी। और मुझे बताना आप लोग कैपिटल तंजानिया की कैपिटल बनाना दो, तंजानिया की। और किसका बताओगे आप? और मुझे बताना कैपिटल आप लोग क्यूबा की कैपिटल बताना, ठीक है, क्यूबा की कैपिटल, ठीक है। तो आई गेस की सारी चीज़ें जो है हमारी हो गई है, कुछ बचा नहीं होगा। अगर आज वाली चीज़ सारी की सारी समझ में आई है तो इस सेशन को करिए लाइक, इसको करिए सब्सक्राइब, ठीक है। मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और आपके अपने जीतू भैया ऐसे ही बहुत बढ़िया चीज़ें लेकर आते रहेंगे आपके लिए रोज़, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है बाबू, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये वाला कोड याद रखना है अपने को, है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा टॉपर्स 2.0 बैच हो गया है स्टार्ट। कब से? 7/3/2023 से स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा क्लासेस अभी हुई नहीं है। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए इसमें एनरोल। और आपको एकदम साइंटिफिक तरीके से, मतलब एक डायरेक्शन में आपको CUET की तैयारी करवाई जाएगी। अपन खुद इसमें पढ़ाएंगे 2 चीज़ें आपको, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप लोगों को करना है ये तो जल्दी से आ जाइए इस वाले बैच में और इस वाले कोड को करिए यूज़, ताकि आप लोगों के धूम मचाले हो जाए, ठीक है। एक बार देखते कैसे करना है इसको, देखिए कैसे करना है। तो जाइए सबसे पहले कहाँ पर? गूगल पे जाइए। गूगल पे जाते ही जाइए कहाँ पर? नया टैब ले लीजिए और जाइए अड्डा 24/7 पर। अड्डा 24/7 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा ये वाला ऐसा कुछ क्या स्क्रीन। इसके ऊपर करिए क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ऐसा कुछ स्क्रीन खुल जाएगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिए।
फिर जाइए यहाँ पर क्लिक करिए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स पे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर CUET का ऑप्शन। CUET पे क्लिक करिए। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो साइंस पे क्लिक करिए। पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करिए। हिंदी में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट अगर आप लोगों को पढ़नी है तो उस पर क्लिक करिए। अरे तेरी की, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट है तो इस पर क्लिक करिए। आर्ट्स स्टूडेंट है तो इस पर क्लिक करिए। हिंदी स्टूडेंट, हिंदी में साइंस पढ़नी है तो इस पर क्लिक करिए। स्किल डेवलपमेंट देख लेना अपने हिसाब से। लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, आर्ट्स इन हिंदी, ठीक है। तो जिस मर्जी पे क्लिक करिए। टॉपर्स 2.0 चल रहा है। कोई भी पैक ले लो भैया, कोई भी पैक ले लो, ठीक है। कोड भाई का डाल देना बस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कैसे डालना है? कॉमर्स का लेके देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने कॉमर्स के ऊपर जैसे हम लोगों ने क्लिक करा तो हमारे पास क्या आ गया? ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो डेल्टा 2.0 वाला बैच ले रहे हैं अपन, इसके ऊपर करेंगे क्लिक फटाफट से। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अड्डा को क्यों चूज करना है, कौन से टीचर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके ऊपर कर लेना आप लोग। और क्या करना, यहाँ जाके कर लेना बाय, ठीक है। बाय करने पे आपको दिखेगा यहाँ पे फालतू सा ऑप्शन जो कह रहा है आपको, क्या आपको कहेगा कि अप्लाई कर दीजिए। इसको अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। लेकिन भाई का कोड अगर इस्तेमाल करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा पूरा, भाई का कोड यहाँ पे डल नहीं रहा है लेकिन भाई का कोड आप लोगों को याद जरूर है, क्या? Y742, जो कि अड्डा 24/7 का है उल्टा। तो इसके ऊपर करिए, है ना। और फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। जीके वाली वीडियो देख लेना, फेब्रुआरी वाली वीडियो देख लेना, और आज वाली वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखना ही देखना, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।